Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our 14th video lecture of Physics Second Year Online Classes Phase 3 from Iqra Faz Boys College. And we have started chapter number 17 for MCQs revision and preparation. We have done with the key points of this chapter in the previous lecture number 13, and I would like to move on to some other MCQs. Although we have understood the formulas, but even now I would like to remind again the formulas of this chapter. So चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में जो फार्मूलाज यूज होते हैं उनको एक दफ़ा हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला जो फार्मूला है वो है इस पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस के मुतालिक, यानी मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास एनर्जी रिलेशन। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m का मतलब है रिलेटिविस्टिक मास और m नॉट का मतलब है रेस्ट मास, और v और c आपको मतलब है, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ पार्टिकल। जब ये फैक्टर जो फैक्टर है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लॉरेंस फैक्टर कहलाता है। ये इसको रिलेटिविस्टिक फैक्टर भी कहते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 से हमेशा कम ही आती है इस पूरे फैक्टर की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि मास बढ़ेगा। अगर ये डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब मास बढ़ेगा। यहाँ पे भी टाइम डायलेशन में ये फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब ये टाइम बढ़ेगा। कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रही है तो उसका टाइम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ लेंथ के फॉर्मूले में ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब है ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसलिए लेंथ के साथ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लिखा है। ठीक है, तो ये फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो वैल्यू बढ़ेगी, अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो वैल्यू कम होगी। और चौथा फार्मूला मास एनर्जी रिलेशन का, E इक्वल्स mc स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब आपको पता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, जैसे कि टेकिंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो उस वक्त वो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। इनर्शियल का मतलब होता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो या रेस्ट पर हो। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो और एक्सेलरेशन हो रहा हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, ऐसी सूरत में नॉन इनर्शियल कहलाता है। ये तीन फार्मूला इसके हैं, के ई इक्वल ई माइनस ई नॉट। ठीक है, और ई का मतलब है एनर्जी और ई नॉट का मतलब है रेस्ट मास एनर्जी। ई का मतलब है रिलेटिविस्टिक लेंथ, ये भी मास एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ई है तो ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी। और ई नॉट का मतलब होगा रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ पे ये नॉट आ जाए छोटा सा, इसका मतलब होता है रेस्ट मास वाली तमाम प्रॉपर्टीज। और ई नॉट का मतलब है एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नॉट। ये फार्मूलाज अपने अपने पास लिख लीजिए। ये तीनों लॉज आपके कंडेंस सिलेबस में शामिल नहीं है तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। फिर भी एक दफ़ा मामला इनके पढ़ ले तो बेहतर है। ई इक्वल सिग्मा टी पावर 4। ये सिग्मा स्टेफन कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू है 5.67 एक्सपोनेंट माइनस 8, 5678। इस तरह आप याद कर सकते हैं। रेले जीन्स लॉ, ई इक्वल कांस्टेंट अपॉन लैम्डा पावर 4। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू कांस्टेंट है। ये लैम्डा मैक्स का मतलब गलत है, ध्यान से समझ लीजिए। लैम्डा मैक्स का ये मतलब नहीं है कि मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा मैक्स का मतलब है वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन पर आती हो। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है वो वेवलेंथ जो कि मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन जब होती है, जब वेवलेंथ हमें मिलती है, उसे कहते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है, प्लांक्स लॉ भी आपके उसमें करने सिलेबस में शामिल है। और E इक्वल एच म्यू इसका फार्मूला होता है, जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी का फार्मूला एच म्यू होता है। म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जगह एस सी अपॉन एमडा हम लिख सकते हैं। एच प्लांक्स कांस्टेंट होता है। सी इक्वल म्यू लैम्डा, ये फार्मूला आपको पता है कि म्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा होता है, तो सी हो जाता है म्यू लैम्डा।
वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। इसमें जो म्यू नॉट आ रहा है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका मतलब होता है ये मिनिमम एनर्जी किसी सरफेस को चाहिए होती है कि फोटोन जो आके उस सरफेस को हिट कर रहा है, उसके बाद इतनी एनर्जी मिनिमम हो ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर हो, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का ये बराबर होती है सी वी नॉट के। वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ठीक है, ई का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, फाई का मतलब है वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से बाहर आने के बाद आगे मूव करते हैं, वो किस एनर्जी से मूव कर रहे हैं, वो कहलाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब है वो मिनिमम वेवलेंथ जो कि रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक अकर होने के लिए, एस सी अपॉन वी नॉट इसका फार्मूला है। वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एस सी अपॉन फाइव। चेंज और शिफ्ट इन वेवलेंथ, ये change or shift in wavelength of scattered X-rays के lambda 2 माइनस lambda 1, यानी फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। थीटा का मतलब है स्कैटरिंग एंगल ऑफ एक्स रेस। इसके बाद डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, आप इसका फार्मूला फिर भी याद रख लें, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट वी। एमसीक्यूज की हद तक। अच्छा जी, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ एक्स फ्रॉम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। पेयर प्रोडक्शन फार्मूला ई इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। मोमेंटम पोजीशन अनसर्टेनिटी, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, डेल्टा पी डेल्टा इज इक्वल टू एच इसका फार्मूला होता है। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी दो तरह की होती है, एक मोमेंटम पोजीशन और एक एनर्जी टाइम की। तो मोमेंटम पी होता है, पोजीशन एक्स होता है, तो डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एनर्जी टाइम की बात है तो डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच यानी कांस्टेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमने नंबर 20 एमसीक्यूज तक लास्ट लेक्चर में कर लिया था, आप 21 से शुरू करते हैं। द रेडिएशन, नंबर 21, द रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जो रेडिएशन किसी बॉडी से निकलती है, खासकर ब्लैक बॉडी पे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितनी टेम्परेचर होगी उतनी रेडिएशन ज़्यादा होगी। शेप साइज मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा बॉडी का, उतनी ज़्यादा रेडिएशन निकलेगी। नंबर 22, एज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज नहीं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ बढ़ती है। ये दो बातें याद रखिएगा। जब भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है तो वो कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट, और उस इफेक्ट में वेवलेंथ बढ़ जाती है उस स्कैटर्ड फोटोन की। वो जो फोटोन निकल के जा रहा होता है स्कैटर्ड फोटोन, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। जैसे आपने बताया, ये जो लैम्डा डैश है, ये वेवलेंथ आफ्टर इलेक्ट्रिक कोलिजन है फोटोन की, तो ये बढ़ जाती है इस इफेक्ट के बाद, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये दो प्रोसेस होते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वेवलेंथ इंक्रीज। इसके बाद है नंबर 23, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल इफ इट इज रोटेटरी एक्सेलरेटेड वाइब्रेटरी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो कि या तो रेस्ट पोजीशन पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और नंबर 24 पे है इन कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटर्ड फोटोन हैज, वही दो बातें कि स्मॉलर फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है। नंबर 25 पे एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 100%। 100% इंसिडेंट रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी है वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। इसके बाद है नंबर 26, अ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स स्कैटरिंग एंगल। कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स के स्कैटरिंग एंगल पे, क्योंकि उसके फार्मूले में आता है एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। तो थीटा यानी स्कैटरिंग एंगल, तो जितना ज़्यादा एंगल होता रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी कॉम्पटन शिफ्ट बढ़ती रहेगी। ठीक है, जीरो पे कॉस जीरो पे वन हो जाता है तो वो कॉम्पटन शिफ्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और 90 डिग्री पे वो एच अपॉन एम नॉट सी के बराबर होगी, और 180 डिग्री पे वो मैक्सिमम होगी। तो जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है 0 से 180, कॉम्पटन शिफ्ट बढ़ती रहेगी। नंबर 27, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज इनिशियल। ये बात याद रखिए, वैसे ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं, लेकिन इतनी बात याद रखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई होती है। नंबर 28, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन
हैज अ यूनिट ऑब्जॉर्प्टिव पावर, इज द मोस्ट एफिशिएंट रेडिएटर। तो ये तीनों बातें इसमें पाई जाती है। ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है, परफेक्ट रेडिएटर भी होती है, और ये एब्जॉर्प्टिव पावर इसकी यूनिट होती है, यानी परफेक्ट होती है, 100% होती है। तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 23 पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन इज गिवन बाय पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो सबूत है आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन का, वो इस प्रोसेस से होता है। क्यों? क्योंकि मास एनर्जी इक्वेशन का मतलब है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे यही होता है कि पेयर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एक फोटोन से। एक फोटोन आता है और दो पेयर बना देता है, यानी कि एनर्जी आती है और मास बना देती है। तो और इसका उल्टा काम क्या होता है कि दोनों मास आके एक फोटोन बनाते हैं, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तो यानी मास से एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। तो ये इफेक्ट दोनों जो है ना, ये आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस है। इसके बाद है नंबर 30 पे, द एक्सप्रेशन लैम्डा मैक्स इक्वल मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये हमने फार्मूलाज में देख लिया। नंबर 31 पे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाइव नॉट। नंबर 32 पे है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने पीछे देखा दो तरह की अनसर्टेनिटी होती है, मोमेंटम और पोजीशन और एनर्जी और टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी और टाइम की बात है, डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल्स एच यानी कांस्टेंट। नंबर 33 पे, द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4। ये भी हमने फार्मूलाज में देखा था। ये वैसे सिलेबस में आपके शामिल नहीं है ये दोनों चीजें। Number phenomena 34, the phenomenon of pair production takes place if the energy photon is greater than 1.02 mega electron volt। ये जरूरी है, अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी फोटोन की तो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस होना ही होगा। नंबर 35, in order to increase the kinetic energy of an ejected photo electron there should be increase in frequency of radiation। अगर हम उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो सरफेस से बाहर आ गए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहें, उनके मोशन को बढ़ाना चाहें, तो हमें उस वेवलेंथ जो ऊपर से लाइट की आ रही है उस लाइट की एनर्जी में हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी रेडिएटेड जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं आपने तो उसकी वजह से हमें इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। नंबर 36, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल यही करता है कि जो लाइट आ रही होती है उसकी एनर्जी को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिजली में। नंबर 37, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, बस आप फार्मूला याद रखें। डी ब्रोगलीस वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। नंबर 38 पे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज, आपको पता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 39 पे है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी mass of a particle moving with the speed of light will become infinite। अगर जो एक पार्टिकल है वो लाइट की स्पीड से मूव करना शुरू कर दे बिल्कुल, तो उसका जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कैसे? आपने फार्मूलाज में पढ़ा है कि m होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं, m का फार्मूला आपने पढ़ा है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर ये वेलोसिटी, ये जो v है, ये बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, यानी दोनों c और c हो जाए, तो ये सी स्क्वायर वन में बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वन। और वन माइनस वन जीरो होता है, और अंडर रूट ऑफ जीरो जीरो होता है। तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन जीरो बन जाएगा, और ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी पार्टिकल है जो कि लाइट की स्पीड से मूव करना शुरू कर दे तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है नंबर 40, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। सबसे पहला मास एनर्जी रिलेशन का जो एविडेंस था वो प्रोटॉन्स इंड्यूस रिएक्शन था, याद रखिएगा। नंबर 41, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास हमेशा जीरो होता है, ये बात भी याद रखिए, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। As the temperature, number 42, as the temperature of black body is raised, the wavelength correspond to the maximum intensity shift towards shorter wavelength। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इतनी बात याद रखें कि अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वेवलेंथ की वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाती है। नंबर 43 है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ इज ई इक्वल सिग्मा टी पावर 4। इसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। नंबर 44 पे, इन द फिनोमिनन
of photoelectric effect. If the frequency of incident radiation is increased, the required stopping potential increase. फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का फार्मूलास में काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ईवी नॉट के, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर बढ़ाना है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं। नंबर 45, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो, हमेशा जीरो होता है। नंबर 46 पे डी ब्रोगलीस वेवलेंथ इज गिवन एज एच लाइट इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये भी आपको पता है। Number 47, this particle has no charge, no rest mass and can interact with all charged as well as neutral particle। ऐसा पार्टिकल जिसका ना कोई चार्ज है ना कोई रेस्ट मास है, और वो फिर भी इंटरेक्ट कर सकता है कुछ चार्ज पार्टिकल्स के साथ, वो फोटोन ही होता है। कि फोटोन का कोई रेस्ट मास मास नहीं है और उसका कोई चार्ज भी नहीं है, यानी न्यूट्रल होता है, फिर भी वो पार्टिकल को हिट करता है। जैसे कि हमने कॉम्पटन इफेक्ट में देखा कि वो आकर इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और आगे स्कैटर्ड हो जाता है, किसी एंगल पे मूव करके चले जाता है। ये फोटोन की खासियत है कि वो ना चार्ज रखता है ना मास रखता है, फिर भी वो कॉलिजन करता है पार्टिकल्स के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम मजीद इस चैप्टर नंबर 17 के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।